अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वाले जो है वो हम लोग टेंसेस के वाले से बात कर चुके हैं। हमने एक ही वीडियो में 12 टेंसेस को डिस्कस किया था, उनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मेथड्स डिस्कस किए थे और उनके वर्ब्स डिस्कस किए थे। चूंकि अब मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जो ग्रामर कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, आसान से मुश्किल की तरफ, यानी सिंपल से कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप जो है, जो तमाम चीजों की बेस बनेगा, यू मे से दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। दैट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे कि तमाम किस्म के मेथड्स जो हैं, तमाम किस्म के आइडियाज जो हैं वो सब लोगों के क्लियर हो जाए। अच्छा, अब मसला क्या है कि हम लोग आमतौर पर जब ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना, यानी हमें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो कंप्लीट डेफिनेशंस नहीं की, आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हम लोगों को अगर एक किसी स्टूडेंट को एक सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि इसमें भाई नाउन क्या, नाउन वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो फिर वो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। तो क्योंकि उसकी, मेरा ख्याल के मुताबिक उसमें यह है कि उनको डेफिनेशंस कंप्लीट नहीं कराई जाती और उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कराई जाती। तो अभी हम इस वीडियो में बगैर टाइम वेस्ट किए हम टू द पॉइंट काम करते हैं और शॉर्ट वीडियो में तकरीबन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन कंप्लीटली लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसमें जो चीज नजर आती है वो आता है हमें नाउन की बात करते हैं पहले, सबसे पहले। अब नाउन की बात करें, इसको नाउन कह लें या नाउन फ्रेज भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी डेफिनेशन ये की जाती है कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, और यहां तक स्टूडेंट्स को डेफिनेशन मोस्टली बताई जाती है। लेकिन याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली कंप्लीट डेफिनेशन जो है उसमें आपको ये चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एक्टिविटी, अ क्वालिटी और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन और नाउन फ्रेज। यानी आपने ये तीन चीजें ऐड की हैं, एन एक्टिविटी, अ क्वालिटी और एन आइडिया। आमतौर पर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले नोट्स होते हैं और हमें इनका मोस्टली लोगों को इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं, तो यहाँ अब इस एग्जांपल में अहमद जो है वो नाउन है, दैट्स अ प्लेस, अ पर्सन, तो ठीक हो गया। आई लव अर्शद। अच्छा, अब अर्शद जो है वो हमारे पास नाउन पर्सन हो गया। अब अगर बात करते हैं आई रिकमेंडेड दिस बुक, तो ये हमारे पास जो है वो बुक जो है वो एक चीज का नाम है, दैट्स अ थिंग, इसको हम कह लेंगे कि ये बुक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज योर कॉमन सेंस। अब ये जो सेंस जो है, दैट इज नॉट अ प्लेस, दैट इज नॉट अ पर्सन, दैट इज नॉट अ थिंग। तो इट मीन्स इट इज वेरी वेरी सिंपल, इट कैन बी कॉल्ड एन क्वालिटी। अब ये सेंस जो है वो भी नाउन है। आई डोंट नीड अ वॉकिंग स्टिक। अब वॉकिंग स्टिक जो है वो हमारे पास जो है वो एक जो है वो भी नाउन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो ऑनेस्टी इज लाइक्ड एवरीवेयर। अब ऑनेस्टी जो है वो एक क्वालिटी है, तो इसका मतलब है कि ऑनेस्टी जो है दैट इज आल्सो द नाउन। और इसके बाद इस कंजप्शन ऑफ फिजिकल प्रोसेस। अब देखिए, कंजप्शन जो है वो एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के वाले से हम बात करते हैं कि ये भी एक नाउन होता है। तो इस तरीके से आपने डेफिनेशन को अब आप इसलिए इस तरह करना है कि अ नाउन is a word or a group of words that names a person, place, a thing, an activity or a quality or an idea is called noun or phrase, noun phrase. अब सेकंड जो बात हम लोग करते हैं, वो जो दूसरा इंट्रोडक्शन है वो प्रोनाउन का है। ये प्रोनाउन हमारे सामने है और इस प्रोनाउन को कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या करनी है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज इज कॉल्ड प्रोनाउन। दैट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, साद's फादर लव्स हिम, साद फादर लव्स हिम। अब इसमें ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि साद's फादर लव्स हिम। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो साद है, साद's फादर, अब इसमें साद एक नाउन है और इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया गया है, यानी साद फादर लव्स हिम, तो अब ये जो साद के लिए हिम यूज किया गया है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हिम इज अ प्रोनाउन और चूंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे।
अब दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं वो बनती है शी मेट आलिया यस्टरडे। अब शी मेट आलिया यस्टरडे, अब शी जो है डेफिनेटली वो एक प्रोनाउन है जो किसी नाउन के लिए यूज किया गया है। दे डू नॉट टेल अ लाई, अब दे जो है definitely that is a word which has been used for some people, or so that is the reason that is a pronoun. So it means कि pronoun is a word that is used instead of noun or noun phrase. Now the next thing is a verb. अब वर्ब के डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, मसलन आपको पता ही है कि डिफरेंट चीजें होती हैं। वर्ब्स जो हैं वो स्टेट वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इन्फिनेटिव वर्ब होता है, या इस तरह की दूसरी चीजें भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्ब जो है वो इसकी डेफिनेशन हम लोग जो दो मेन वर्ड को की वर्ड बना के करेंगे। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट एंड एक्शन, ये दो वर्ड जो है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमें वर्ब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि वर्ब इज अ वर्ड विच शो सम एक्शन। भाई ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो ये बनती है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट, और दूसरा क्या बनेगा एन एक्शन। चलें, हम इसका मतलब है दो ये की वर्ड जो है इनको कंसीडर करते हुए हम डेफिनेशन करते हैं वर्ब की। तो इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अगर मैं इसको मैं बात करूं ही राइट्स अ लेटर, तो राइट्स जो है वो एक वर्ब है, इट मींस के दैट शोज सम एक्शन। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, अब इसमें देखें अब हमें एक्शन वर्ब नजर नहीं आ रहा, लेकिन आई क्या है, वो एक स्टूडेंट है। और कौन सा वर्ड है जो उसकी ये स्टेट शो कर रहा है, दैट इज अ वर्ब दैट कैन बी कॉल्ड एम। तो इसका मतलब है एम इज अ स्टेट वर्ब। शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। अब यहां हम देखते हैं कि कुक्स जो है वो एक्शन शो कर रहा है, शी स्लीप्स एक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब के बारे में आज के बाद आपने डेफिनेशन ये करनी है, द वर्ब जो है वो अ वर्ड इज अ or a group of words used to describe a state or an action or an experience is called verb. अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है adjective. अच्छा, कुछ लोग इसको adjective पढ़ते हैं, that is wrong. जब D के बाद G आ जाता है तो वो मोस्टली D को साइलेंट कर देता है। तो इसका मतलब है इसको हम पढ़ेंगे adjective, adjective. और जब आप adjective पढ़ते हैं तो हमें यहाँ ये वर्ड नजर आते हैं, a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun is called adjective. यानी कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में एडिशन करेगा उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल देता हूं कि ही इज अ नाइस मैन, अब मैन जो है वो नाउन है, ठीक है। अब कौन सा वर्ड है जो मैन के बारे में मैन को क्वालिफाई कर रहा है और उसकी मीनिंग में एडिशन कर रहा है, वो है नाइस। तो हमारे पास नाइस जो है वो एडजेक्टिव है। और उसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वी ऑल वांट अ बेटर लाइफ। अगर हम इसको बात करते हैं तो देख लें हमारे पास जो बन जाता है वो बन जाता है लाइफ इज अ नाउन, और बेटर लाइफ इसका मतलब है बेटर इज अ वर्ड विच हैज बीन यूज्ड टू क्वालिफाई लाइफ। तो अब बेटर जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। अहमद इज ब्रेव, अब ब्रेव कौन है भाई, अहमद है। इसका मतलब है ब्रेव जो है वो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है किसको, अहमद को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेव इज अ एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं जिसके ऊपर वो बनता है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा, एडवर्ब की आमतौर पर जो सिंपल डेफिनेशन की जाती है वो ये की जाती है कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ठीक है, इट्स ओके, टू सम एक्सटेंट डेफिनेशन ये ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। आपने जो कंप्लीट डेफिनेशन करनी है ये मैंने आपके लिए लिखी हुई है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें और इस पर गौर करना है। A word or a group of words that qualifies anything except a noun or pronoun। यानी इसका तो मतलब और हो गया, इसका तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ वर्ड जो है वो सिर्फ एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। मसलन बस आप ये समझ लें कि आप इस तरह कर सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो तो उनको तो क्वालिफाई करने वाला जो होता है वो तो एडजेक्टिव होता है ना। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उनको जो चीज भी क्वालिफाई करेगी, जो वर्ड क्वालिफाई करेगा उसको हम एडवर्ब ही बोलेंगे।
या उसको एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। मसलन अगर मैं कहता हूं प्लीज टॉक सेंसिबली, अब हम बात करते हैं सेंसिबली जो है दैट इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाइंग द वर्ड टॉक। अब ये टॉक वर्ब है और सेंसिबली जो है वो टॉक को जो है वो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंसिबली जो है वो दैट इज अ एडवर्ब। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ही सर्च्ड केयरफुली, अब देखिए सर्च इज अ वर्ब और केयरफुली, बड़ी केयरफुली जो है उसने वो सर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमारे पास सर्च वर्ड को क्वालिफाई करने वाला वर्ड केयरफुली है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। ही रैन फास्ट, अगर हम बात करते हैं ही रैन फास्ट, इसका मतलब है कि फास्ट जो है वो वर्ड है जो रैन को क्वालिफाई कर रहा है और रैन जो है वो हमारे पास रन की सेकंड फॉर्म है, यानी ये वर्ब है। सी यू इन हाफ एन आवर, अब ये जो इन हाफ एन आवर जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है भाई, किस वक्त, वो क्या कह रहा है, इन हाफ एन आवर में देखा जाएगा। सी यू, तो इसका मतलब है सी वर्ब है और इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये डेफिनेशन ख्याल रखनी है कि एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हुए सिर्फ ये नहीं कहना कि वर्ब, एडवर्ब इज अ वर्ड विच एट द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एक्चुअली इट शोज all those words which except noun or pronoun, all those words which qualify all the parts of speech except noun or pronoun is called adverb or adverbial phrase। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है preposition या prepositional phrase। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेशन जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो हमारी प्रेपोजिशंस होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी आई थिंक के प्रेपोजिशन के बारे में होगी, और प्रेपोजिशंस जो होती हैं, प्रेपोजिशंस जो होती हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, इसके डेफिनेशन से हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स के डेफिनेशन में प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी कोई भी वर्ड यानी जो प्रेपोजिशन जिसको हम कहते हैं वो हमेशा कहां यूज होती है, बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन, इसीलिए तो हम इसको प्री पोजिशन बोलते हैं। एक्चुअली द वर्ड इज जिसको सब कंबाइन होकर बनता है प्रेपोजिशन, ये बनता है एक्चुअली प्री पोजिशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। आर थिंग हैज टू डू विद अनदर पर्सन, या ये वो चीज होती है जिसका ताल्लुक दूसरे पर्सन के साथ, किसी और थिंग या किसी चीज के साथ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज। मसलन अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जांपल हमारे सामने है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमें नजर आता है कि वाटर जो है इसको ये बहुत जरूरी है किसके लिए, लाइफ के लिए। तो वो कौन सा वर्ड है जो दोनों में लिंक क्रिएट कर रहा है, वो है फॉर। फॉर इज अ प्रेपोजिशन। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, अब अगर देखें टी जो है वो नाउन है, ठीक है, और कप का लेशन शो करने वाला जो है वो ऑव है। अब हम देखते हैं कि टी जो है वो नाउन है और इसको ज्वाइन करने वाला और जो इससे पहले जो यूज हुआ है वर्ड दैट इज ऑफ, एक्चुअली ओ एफ जो होता है उसको ऑफ पढ़ा जाता है और ओ डबल एफ जो होता है उसको ऑफ पढ़ा जाता है। तो अब ये भी क्लियर कर रहे हैं, साथ एडिशन पॉइंट है। अच्छा, अब हम यहां देखते हैं कि इसमें कप ऑफ टी जब हम बात करते हैं तो टी से पहले जो है वो ऑफ लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि दैट इज अ प्रेपोजिशन। अनदर एग्जांपल, यू विल फाइंड इट ऑन टॉप ऑफ दिस लिस्ट, यू विल फाइंड इट ऑन टॉप ऑफ दिस लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम देखें इसमें प्रेपोजिशन कौन सी है, यू विल फाइंड इट ऑन, ऑन जो है वो हमारी प्रेपोजिशन है। और अब आप देखें टॉप ऑफ द लिस्ट, इसका मतलब है कि ये भी नाउन से पहले यूज हुआ है, सो ऑन इज अ प्रेपोजिशन। अब इनका कैसे इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशंस का, ये इंशाल्लाह प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाता है वो होता है कंजक्शन। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो बनती है अ वर्ड दैट जॉइंस वन वर्ड टू अनदर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस, यानी इसमें कोई भी वर्ड जो होता है वो
किसी दूसरे वर्ड को, किसी फ्रेज को या सेंटेंस को ज्वाइन करता है। मिसाल के तौर पर वी एट फिश एंड चिप्स, अब फिश और चिप्स को ज्वाइन करने वाला एंड है, सो दैट इज अ कंजक्शन। माय डियर माय कार ब्रोक डाउन सो आई वेंट बाय बस। अब ये हमारे पास दो क्लासेस है, माय कार ब्रोक डाउन और आई वेंट बस बाय बस। इसका मतलब है कि ये पहली क्लास और दूसरी क्लास को ज्वाइन करने वाला सो है, सो इज अ कंजक्शन। आई लाइक इट बट आई कांट अफोर्ड इट। अब देखिए आई लाइक इट दैट इज अ क्लास, आई कांट अफोर्ड इट दैट इज अ क्लास, और इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड है वो हमारे पास बट है, सो बट इज अ कंजक्शन। तो कंजक्शन की समझ आ गई। अ वर्ड दैट जॉइंस वन वर्ड टू अनदर वर्ड, phrase or sentence is called conjunction. Now at the last that is interjection. अब interjection जो कहते हैं, a word thrown into a sentence to express some sudden feeling or exclamation is called interjection. Sometimes other parts of speech like adjective, adverb, etc. are used as interjection. बस का ऐसा भी होता है, यानी जो सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जो ऐड किए जाते हैं, जो हमारे फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होते हैं, वेदर दे आर हैप्पी फीलिंग, वेदर दे आर सैड फीलिंग, जो भी हो, हम जब उन फीलिंग्स के एक्सप्रेशन के लिए जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं, लाइक ओ व्हाट अ लॉस, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अ लॉस, he has viewed the project, तो इसका मतलब ये हुआ कि these are the words which show some feelings, they express the different feelings। तो इन feelings को जो word कुछ जाहिर करते हैं वो हमारे पास interjection है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स आज अभी हमने इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने डेफिनेशंस देखी हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और उनकी डेफिनेशंस के हिसाब से हमने उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इट्स रिक्वेस्ट कि अगर आप नेक्स्ट वाली ये ग्रामर कोर्स पूरा करना चाहते हैं, अगली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाए और किसी भी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। थैंक यू वेरी मच।